हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज जो है हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, जो हमने बोर मॉडल अभी तक पढ़ते आए हैं। अब आप कहोगे मैम इतना तो पढ़ा दिया, अभी भी क्या है, अब उसकी भी लिमिटेशन आ गई। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए हर एक चीज क्या होती जाती है, डेवलप होती जाती है। ठीक है, छोटी सी चीज, जो छोटी से यानी कि एक दाने से शुरू होता है, फिर इससे जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो उस दाने को थोड़ा सा किसी के साथ ज्वाइन करके कुछ और बनाना चाहेगा। यानी कि डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन डेवलपमेंट तक पहुंचने से पहले तो हमें कहां पर जाना पड़ेगा, उसके बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, छोटे से छोटे जैसे बल्ब की इन्वेंशन ले लीजिए। आप पहले बल्ब भी तो बना था, ठीक है, तो बल्ब से आप एलईडी में कैसे पहुंचे, तो एलईडी डायरेक्ट पढ़ेंगे या पहले ये पता चलेगा कि बल्ब ही कैसे बना था? वो चीज तो पढ़नी पड़ेगी। उस बल्ब में कुछ कमी आई तभी तो जाके एलईडी बनने शुरू हुए। ऐसे ही क्या है, मान लीजिए टीवी लगा लीजिए, तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, उसमें कुछ कमी आई तो कलर आने शुरू हो गए, फिर कमी और नजर आने लगी होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगे, लाइक रिमोट उसमें आने लग गया। ठीक है, आजकल ऑडिबल आने लग गए उसके अंदर, और एलईडी आने उसकी जगह फिर पहले एलसीडी आए, फिर एलईडी आए। मतलब क्या है, डेवलपमेंट होती रही। अब आप डायरेक्ट एलईडी के से पढ़ने से पहले उसका आपको उसके बेसिक्स जानने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स क्या है, डायरेक्ट चलते जा रहे हैं। ये नहीं है कि बोर्स थ्योरी खत्म हो गई, रदरफोर्ड थ्योरी खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड थ्योरी के में भी तो आप लोगों ने वहां से उसने क्या बताया था, हमें इलेक्ट्रॉन वगैरह के डिटेक्शन के बारे में तो बताया, यानी कि कुछ चीजें पता चली, अगली कुछ चीजें किसी और मॉडल ने बताई, अगली कुछ चीजें किसी और मॉडल ने बताया। एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो उसके ड्रॉबैक्स पढ़ने से पहले छोटा सा कंसेप्ट और है हमारे पास, बोर्स थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। बोर ने हमें एक क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट और बताया था। अगर देखो, जो मेन अचीवमेंट थी बोर मॉडल की, वो मेन अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज है। ऑब्वियसली बहुत बड़ी क्या है उनकी अचीवमेंट है। साथ के साथ उन्होंने क्या बताया, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया, और क्या बताया, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बारे में बताया। क्या बताया था उन्होंने हमें? हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बारे में बताया था, है ना। क्या बताई थी वैल्यू उन्होंने? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या बताई थी वैल्यू? -311.8 अपॉन में n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। आप उसको यूनिट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, जूल में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू उन्होंने बताई थी। और कहा था यहाँ पर, यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दैट इज जो n है वो क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। यानी कि ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है। यानी कि 1 है तो उसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना 1.1 आया 1.2 आया, ऐसा नहीं है। यानी कि क्या हुआ, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आया, यानी कि ग्रुप में जा रहे हैं, यानी कि क्वांटाइज हो रही है एनर्जी। क्या हो रही है? क्वांटाइज हो रही है, कंटिन्यूस नहीं है। इट इज नॉट कंटिन्यूस। किस फॉर्म में है? डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है। और क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी थी, यानी कि क्वांटाइज हो चुकी है एनर्जी, एक लेवल से डायरेक्ट दूसरे लेवल की हम लोग पढ़ते हैं। बीच में क्या नहीं पढ़ते हैं हम लोग? फ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन के बारे में नहीं बताता। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, लाइक जैसे कि कोई लैडर है, यानी कि सीढ़ी जो होती है कुछ इस तरीके की होती है ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड। तो हम अगर इस पर है तो उसके बाद डायरेक्ट यहीं पर ही तो क्या रखते हैं, स्टेप रखेंगे, उसके बाद इस पर स्टेप रखेंगे। ये तो नहीं ना खाली गैप में रखेंगे। तो क्या हुआ, अब ये मैनर भी तो क्या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और इसी तरीके से यही कंसेप्ट, और बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये लगभग इक्वल गैप होता है, दैट इज एनर्जी गैप, जिसको, और इसी गैप यही से क्या इसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने एनर्जी लेवल से, कि उनके बीच में कुछ गैप होता है। So such kind of energy is known as quantization energy. उन्होंने कहा that energy is emitted or absorbed. उन्होंने क्या कहा, एनर्जी एमिट भी होती है और ऑब्जॉर्ब भी होती है इन फॉर्म ऑफ बर्स्ट। अब यहाँ पर ये बर्स्ट का मतलब क्या है? जंप। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं, यानी कि यहां से यहां जाएंगे, या फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। यानी कि एनर्जी एमिट भी होती है, अब्सॉर्ब भी होती है बाय बर्स्टिंग या फिर बाय जंपिंग। तो ये एनर्जी, तो वो बीच का जो क्या देखते हैं हम, एनर्जी क्या देखते हैं, तो ये एनर्जी कैसी है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, किस जंपिंग की फॉर्म में फ्लो चल रहा है।
ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया था कि इन्होंने बोर थ्योरी ने। उसके बाद में जो आज हमें मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों, लिमिटेशन पढ़नी है किसकी, बोर थ्योरी की। तो जो सबसे पहली बोर मॉडल की अगर मैं बात करूं लिमिटेशन की, तो एक तो यही है कि बोर ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया था, हमें हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही उसने हमें बताया था, इससे ज्यादा एटम के बारे में नहीं बता पाया। तो अगर फर्स्ट क्या है, अगर लिमिटेशन से शुरू करते हैं तो हम कह सकते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स। फाइनल डिटेल्स का मतलब क्या हुआ, किसकी फाइनल डिटेल्स, उन्होंने देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमें बताया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया जो क्लियरली दिखाई दे रहे थे, ठीक है। यानी कि जहां पर गैप दिखाई दे रहा था अच्छे से, कुछ एनर्जी लेवल्स ऐसे थे जहां पर गैप बहुत कम था, यानी कि कुछ डबलेट की फॉर्म में थे, यानी कि टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया, ठीक है। अगर मैं सेकेंड लिमिटेशन के बारे में यहां पर बात करूं तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अब आप कहोगे कि मैम लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में तो बताया था, लेकिन कौन से लाइन स्पेक्ट्रा कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि वही हाइड्रोजन एटम वाली बात तो आ गई कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया, और हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया। साथ में क्या कहता है कि बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या था कि जो एनर्जी लेवल्स हैं, दो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के बीच में सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। एक ही लाइन क्या है वहां पर दिखाई देती है, यानी कि हम नॉर्मली अगर कहें दैट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी वन एंड ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम बिटवीन द टू गिवन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। लेकिन जब इसको एक पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया, जब इन स्पेक्ट्रा को पावर बाद में आगे की बात है ना, उस टाइम पे उनको दिक्कत वो भी बता देते हैं, पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो क्या फाइंड आउट हुआ कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये फर्दर क्या हो चुकी है, स्प्लिट अप हो चुकी है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड लाइंस, ठीक है। फर्दर से स्प्लिट हो चुकी है, बहुत क्लोजली लाइन से स्प्लिट हो चुकी है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि N1 है, ये N2 है, तो इनके अंदर भी बहुत क्लोजली क्या होंगी, लाइंस यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में थर्ड, क्या उन्होंने भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, यानी कि उन्होंने जो स्पेक्ट्रल लाइंस बताई थी उन स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट नहीं बताया, अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो जब इन फ्यूचर ये चीज देखी गई कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो क्या फाइंड आउट हुआ, देखो बोर्न ने तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बताया नहीं था, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड उन स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर अप्लाई किया गया तो जैसे कि मान लीजिए ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो वो जो लाइन है वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। वो इस तरीके से 2 में भी स्प्लिट अप हो सकती है, वो इस तरीके से 3 में भी स्प्लिट अप हो सकती है, वो इस तरीके से 4 या 5 में भी स्प्लिट अप हो सकती है। ये एनर्जी लेवल्स है, मान लो इस तरीके से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फर्दर क्या हो सकते हैं, स्प्लिट अप हो सकते हैं, ठीक है। सच काइंड ऑफ इफेक्ट इज नोन एज जीमन इफेक्ट, ठीक है, विच वी विल स्टडी फर्दर, ठीक है। आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो जीमन इफेक्ट है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हुआ था, इसके बारे में भी बोर्न ने हमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन आती है, फोर्थ वन, वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो जब उन्होंने इन स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आगे जाकर देखो बोर्न ने ये चीजें नहीं बताई थी, आगे जाके वही बात है ना, मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा तो उसमें भी कई तरीके के इफेक्ट जनरेट हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से, और उस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उस इफेक्ट को कहते हैं जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इफेक्ट पड़ा उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसको हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ एटम में।
ठीक है। उसके बाद में अगर मैं फिफ्थ लिमिटेशन की बात करती हूँ, फिफ्थ लिमिटेशन में कहता है दैट बोर्स थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लू टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है उसकी एक्सप्लेनेशन भी बोर ने नहीं दी थी। ठीक है, ये थी 5 मेन लिमिटेशन। उसके बाद में सबसे जो मेन लिमिटेशन आती है वो 6th आती है, क्या, दैट जो एक ऑब्जेक्शन उठाया गया था बोर थ्योरी के ऊपर, ठीक है, वो किसने उठाया, नए प्रिंसिपल आए थे, कौन कौन से प्रिंसिपल आए थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का ड्यूअल नेचर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक और आया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये नई थ्योरी आई थी जिन्होंने बोर्स थ्योरी के ऊपर क्या किया था बच्चों, ऑब्जेक्शन उठाया था, उन्होंने वो चीजें एक्सप्लेन की थी, वो क्या थी, वो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चे ये कुछ लिमिटेशन थी किसकी, बोर्ड थ्योरी की, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशन रही, क्यों बोर्ड जो मॉडल था उसके बाद उसमें कमी देखी गई। तो क्या क्या था, पहला तो यही देखा गया कि उसने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, लाइन स्पेक्ट्रो को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, अच्छा, जिसमें क्या मिलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जो आपके जो स्पेक्ट्रा है उनको एक पर्टिकुलर लाइन, यानी कि 2 एनर्जी लेवल्स है, उनको एक पर्टिकुलर लाइन से कहा कि अरेंज होते हैं उन्होंने, लेकिन बाद में लेकिन उन एनर्जी लेवल्स सिर्फ जिनके बीच में गैप था उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ क्या होते हैं बहुत कम गैप वाले भी एनर्जी लेवल्स थे, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी थी। उसके बाद में कुछ और जो सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बताया था, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में नहीं बताया, ना ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया, ना ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया, दैट इज नोन एज जीमन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड द लास्ट उसके बाद में शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें नहीं दी थी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ आए थे, उन्होंने बोर्ड थ्योरी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए थे, वो क्या थे वो हम इनके अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो बच्चों टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।